नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन वायुमंडल संगठन एवं संरचना। वायुमंडल की संरचना कैसे हुई, वायुमंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, न्यून मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, कौन सी परत है जिसमें वायुमंडल की से संबंधित जो घटनाएं होती है, हाँ आंधी तूफान वगैरह आते हैं, या फिर कौन सी गैस ऐसी है जिसमें रेडियो तरंगें उत्पन्न होती हैं, या कौन सी गैस ऐसी है जिसमें मतलब कि जहाज उड़ाए जाते हैं। इनसे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। आइए ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए तो आज देखते हैं हम वायुमंडल के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित हर एग्जाम में, भारत का कोई भी एग्जाम हो, इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल से संबंधित पढ़ेंगे हम। पृथ्वी के चारों ओर गंध रहित पृथ्वी के चारों ओर गंध रहित व रंग रहित, रहित होता है के बिना, रंग रहित गैसों, धूल कणों, ठोस कार्बन ठोस कार्बन कणों तथा जल वाष्प के आवरण, जल वाष्प के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। देखिए, पूछा जा सकता है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गंध रहित, रंग रहित है, गंध के बिना, रंग के बिना गैसों, धूल कण, ठोस कार्बन कणों तथा जल वाष्प के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। मतलब क्या है कि जो इन चीजों से ढका हुआ है, आवरण क्या होता है, ढका हुआ, मतलब ठोस कार्बन, धूल कणों द्वारा जो जल वाष्प द्वारा जो ढका हुआ होता है, आवरण जो ढका हुआ होता है, उसे वायुमंडल कहते हैं। कि पृथ्वी के चारों गंध रहित व रंग रहित गैस, धूल कणों, ठोस कार्बन कणों तथा जल वाष्प के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल की प्रभावी ऊंचाई लगभग 480 किलोमीटर या 300 मील है। दोनों आ सकती है, 480 किलोमीटर भी है या 400 मील भी है। 400 मील है, जहां हम सौर स्थिरांक की गणना करते हैं। ये क्या है, वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल की प्रभावी ऊंचाई लगभग 480 किलोमीटर या फिर 300 मील है, जहां हम सौर और स्थिरांक की गणना करते हैं। जहां हम सौर या स्थिरांक की गणना करते हैं, इस क्षेत्र में
इस क्षेत्र में हल्की हल्की गैसों के अणु अकेले फैले हुए एवं कमजोर गुरुत्वीय बल से बंधे हैं भाई, ये गुरुत्वीय बल से बंधे हैं। वायुमंडल की प्रभावी ऊंचाई लगभग 480 किलोमीटर या 300 मील है। जहां हम शोर स्थिरांक की गणना करते हैं, कहां करते हैं हम शोर स्थिरांक की गणना? 400 किलोमीटर या 300 मील पर। और इसके क्षेत्र में हल्की गैसों के अणु अकेले फैले हुए एवं कमजोर गुरुत्वीय बल से बंधे हैं। गैसों के संगठन के आधार पर गैसों के संगठन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। गैसों के संगठन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है और इसे दो भागों में बांटा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये वायुमंडल का जो संगठन है, इसके संगठन को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? यहां देखते हैं, आप नोट कर सकते हो। नंबर एक होमोस्फीयर नंबर दो हेटोस्फीयर। गैसों के संगठन के आधार पर हम इस क्षेत्र को दो भागों में बांट सकते हैं, होमोस्फीयर, हेटोस्फीयर। अब देखते हैं इसके बाद पृथ्वी के चारों ओर शुष्क गैसों का संगठन निम्नानुसार है। निम्नानुसार है। जैसे गैस और आयतन का क्षेत्रफल, आयतन का प्रतिशत, देखिए गैस, सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? नाइट्रोजन कितनी है? 78.084% है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल के अंदर 78.08% है और ऑक्सीजन 20.9476% है। इसे हम 21% भी बोल सकते हैं, 20.9476% है। उसके बाद ऑर्गन 0.93
और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद है कार्बन डाई ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.0314। इससे संबंधित जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। नाइट्रोजन कितनी परसेंट? 78% भी बोल सकते हैं, 78.084, ये पूरा भी पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन 20.9476 है, इसे 21 भी बोल सकते हैं। ऑर्गन 0.0934 है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और ये 14 है, 314% है। इस तरीके से पृथ्वी की गैसों के बारे में पूछा जा सकता है। ये 6th क्लास में पूछा जाता है, 5th 7th 8th 9th 10th के अंदर +1 +2 एस्टेट सीटेट ग्रुप डी रीट यूपी टेट किसी भी एग्जाम को उठा करके देख लेना, यहाँ से प्रश्न जरूर दिखाई देंगे आपको। तो इस तरीके से ये गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल के अंदर। पृथ्वी के चारों सब गैसों का संगठन निम्नानुसार है। नाइट्रोजन 70% है, ऑक्सीजन 21 है, ऑर्गन 0.00934 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0314% है। आप इसे नोट कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं गैसों एवं उनके महत्व। गैसों एवं उनके महत्व। नंबर 1 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन N2 बोल सकते हैं नाइट्रोजन को, और ये हमारे उसमें है 78.084%। उसके बाद ये क्या क्या करती है? इसका उपयोग गैसीय मिश्रण में उपयोगी है, गैसीय मिश्रण में उपयोगी है, उपयोगी है, और पौधे श्वसन में उपयोग करते हैं। नंबर 2 पौधे श्वसन में उपयोग करते हैं। और उर्वरक के रूप में उपयोगी है, और उर्वरक के रूप में उपयोगी है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? गैसीय मिश्रण में उपयोग किया जाता है, पौधे श्वसन में उपयोग करते हैं, और उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। इस तरीके से इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आप इसे नोट कर सकते हो। भाई देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। आपको कम इनटू द पॉइंट जो भी है कंटेंट दिया जाएगा, और कम समय में अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। यहां से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। उसके बाद है नंबर 2 पर ऑक्सीजन। O2, और ये है 20.9476%। ये ऑक्सीजन 20.9476 है, और इसका जो उपयोग है इसका उपयोग प्राणवायु में होता है। इसका उपयोग प्राणवायु श्वसन में उपयोगी, और स्वयं ज्वलनशील न, और स्वयं मतलब खुद स्वयं ज्वलनशील
ज्वलनशील नहीं पर जलने में सहायक है। सहायक पूछा जा सकता है कि ये कौन सी ऑक्सीजन, प्राणवायु है? यस, हाँ, ये प्राणवायु है। और ये श्वसन में उपयोगी होती है। कौन सी गैस श्वसन में उपयोगी होती है? ऑक्सीजन गैस। स्वयं ज्वलनशील नहीं पर जलने में सहायक कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस है भाई। और ऑक्सीजन गैस है। और इससे संबंधित और प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह 4% समुद्री जल में मिश्रित है। समुद्र जल में कितने परसेंट मिश्रित है? 4% है, जो कि समुद्री जीवों के लिए उपयोगी है। समुद्री जीवों के लिए उपयोगी है। ये उपयोगी है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है समुद्र के अंदर जो ऑक्सीजन होती है कितने परसेंट मिश्रित होती है? 4%। और वो किस लिए उपयोगी है? वो समुद्री जीवों के लिए उपयोगी है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। प्राणवायु कहते हैं, श्वसन में उपयोगी है, स्वयं ज्वलनशील नहीं पर जलने में सहायक। ऐसी कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है। O2 बोला जाता है। और ये 20.9476% है। 4% समुद्री जल में मिश्रित है, जो कि समुद्री जीवों के लिए उपयोगी है। आप इसे नोट कर सकते हो। उसके बाद है नंबर 3 पर ऑर्गन। नंबर 3 पर है ऑर्गन। ये AR के रूप में लिखी जाती है और ये 0.0314% है। और इसकी उपयोगिता क्या है? यह वायुमंडल की स्थायी लेकिन निष्क्रिय गैस है। वायुमंडल में स्थायी है, लेकिन यह क्या है? निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस। वायुमंडल में स्थायी और निष्क्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन। और इससे संबंधित और पूछा जा सकता है, यह वायुमंडल की स्थायी है लेकिन निष्क्रिय गैस है। और इससे संबंधित प्रश्न यही पूछा जा सकता है, AR कौन सी है? AR ऑर्गन है, ये इतने परसेंट है और वायुमंडल की स्थायी है लेकिन ये निष्क्रिय गैस है। उसके बाद नंबर 4 पर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये कितनी है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? ये 0.0314% है। और ये कहाँ उपयोगी है? किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, पौधों को प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में उपयोगी है। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में उपयोगी है? कार्बन डाइऑक्साइड।
सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधों को प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में उपयोगी है। और इससे ये क्या है, बढ़ता प्रतिशत, और ये बढ़ता प्रतिशत हरित गृह प्रभाव, बढ़ता प्रतिशत हरित गृह प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बढ़ता प्रतिशत हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधों को प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या भोजन बनाने में कौन सी गैस उपयोगी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ऑर्गन है Ar, नाइट्रोजन N2 है, गैसीय मिश्रण में उपयोगी है, पौधे श्वसन में उपयोगी है और उर्वरक के रूप में भी उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन है जो प्राणवायु है, श्वसन में उपयोगी है, ज्वलनशील नहीं है पर जलने में सहायक है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इसे नोट कर सकते हो। उसके बाद है नंबर 2 जलवाष्प। अब हम देखते हैं जलवाष्प के बारे में। जलवाष्प, इससे संबंधित भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा, कितने प्रतिशत है? 4% हो सकती है। वायुमंडल जलवाष्प की अधिकतम मात्रा कितने प्रतिशत हो सकती है? 4% हो सकती है। अब देखते हैं जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह है कितनी है? 2.6% है उष्णकटिबंधीय के क्षेत्रों में। और 50 डिग्री अक्षांशीय 50 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र में ये कितनी है? 0.9%। और 70 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र में ये 0.2% है। इस तरीके से जलवाष्प के बारे में पूछा जा सकता है। जलवाष्प से यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा। वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा 4% हो सकती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 2.6%, 60 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र में 0.9% और 70 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र में ये 0.2% हो सकती है। आप इसे नोट कर सकते हो। अब उसके बाद है धूल कण। उसके बाद है धूल कण से है वायुमंडल में धूल कण बादलों के निर्माण के लिए वायुमंडल में धूल कण बादलों
के निर्माण, बादलों के निर्माण के लिए आर्द्रताग्राही नाभिक है। आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, वायु धूल कण क्या है? वायुमंडल में धूल कण बादलों के निर्माण के लिए आर्द्रताग्राही नाभिक है। वायुमंडल में बादलों के निर्माण के लिए आर्द्रताग्राही नाभिक कौन है? धूल कण। और धूल कण बादल निर्माण में सहायक है। धूल कण बादल निर्माण में सहायक है। सूर्य का प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य का प्रकाश धूल कणों से टकराकर बिखर जाता है। उसे प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य का प्रकाश धूल कणों से टकराकर बिखरा जाना किसके कारण होता है? उसके प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य के प्रकाश का धूल कणों से टकराकर बिखर जाना किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश धूल कणों से टकराकर बिखर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। उसके बाद इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है, प्रकीर्णन के कारण आसमान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रकाश का जो आसमान का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और जो सूर्य का प्रकाश होता है वो धूल कणों से किसके कारण टकराता है? और टकरा करके बिखर जाना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहते हैं उसे। क्या कहलाता है वो? प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोनों। प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। आसमान का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी की पूरी संभावना रहेगी। वायुमंडल में धूल कण बादलों के निर्माण के लिए आर्द्रताग्राही नाभिक है और धूल कण बादल निर्माण में सहायक है। सूर्य का प्रकाश धूल कणों से टकराकर बिखर जाता है, उसे प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। इस तरीके से आप प्रश्न कर सकते हो भाई, नोट कर सकते हो। उसके बाद हम पढ़ते हैं वायुमंडल की परतें निम्नानुसार है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वायुमंडल की परतें निम्नानुसार है, जिनका वर्गीकरण का आधार तापमान है। जिनके वर्गीकरण का आधार तापमान है। वायुमंडल की परतें निम्नानुसार है। कौन कौन सी वायुमंडल की परतें होती है उनसे संबंधित जरूर प्रश्न पूछा जा सकता है। समताप मंडल होती है, क्षोभ मंडल होती है, आयन मंडल होती है और मध्य मंडल होती है। पूछा जा सकता है कि जो वायुमंडल की परतें हैं उनमें बीच वाली परत कौन सी है? मध्य मंडल होती है। मध्य मंडल का मध्य का मतलब बीच में ही होता है
और सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। और धूल मिट्टी जो कण होते हैं वो किस परत में दिखाई देते हैं? क्षोभ मंडल में दिखाई देते हैं। आंधी तूफान, आंधी का आना, तूफान का आना, बारिश का आना किस परत से संबंधित है? क्षोभ मंडल परत से संबंधित है। और पूछा जा सकता है कि जो रेडियो तरंगें उत्पन्न होती है वो कहाँ, किस परत से संबंधित है? वो आयनमंडल से परत से संबंधित है। और जो जहाज वगैरह उड़ाए जाते हैं जिस परत के, वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है, जो जैसे कि जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। और जो ओजोन परत होती है, ओजोन होती है, वो कौन सी परत में पाई जाती है? वो भी समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। इससे संबंधित आपसे जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, हर बार प्रश्न पूछा जा सकता है। कोई भी एग्जाम उठा करके देख लो, एसटेट, सीटेट, गवर्नमेंट का, एचएसएससी का कोई भी एग्जाम है, भारत का कोई भी एग्जाम है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। अब देखते हैं हम नंबर 1 क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। इसे मिश्रण की पेटी भी कहते हैं। मिश्रण की पेटी कौन सी परत होती है? मिश्रण की पेटी कौन सी परत होती है? क्षोभ मंडल। ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसे मिश्रण की पेटी भी कहते हैं। मिश्रण की पेटी भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिश्रण की पेटी किसे कहते हैं? क्षोभ मंडल को। और तमाम मौसमी घटनाएं जैसे बादल बनना, वर्षण यानी कि वर्षा होना, वर्षण, और बिजली चमक, हवाएं चलना और आदि सभी इस मंडल में संपन्न होती हैं। देखिए, इसे मिश्रण की पेटी कहते हैं। और तमाम मौसमी घटनाएं, जैसे मैंने बताया था, बादलों का आना, बारिश का होना, तूफान आना, आंधी तूफान आना, बादल बनना, वर्षण, बिजली चमक, हवाएं चलना आदि सभी इस मंडल में संपन्न होती है। क्षोभ मंडल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हो। उसके बाद है इसी से संबंधित कुछ और प्रश्न है। जो क्षोभ मंडल होती है, क्षोभ मंडल जैसे भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। प्रश्न पूछा जा सकता है क्षोभ मंडल की भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी है? भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई है जो 8 किलोमीटर है। यहाँ गैसों का घनत्व अधिक है। गैसों का घनत्व अधिक है। वह वायुमंडल की 75% गैस इसी मंडल में पाई जाती है। 75% गैस इसी
इसी परत में या इसी मंडल में पाई जाती है, इसी मंडल में पाई जाती है। इन्हीं गुणों के कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल किसे कहते हैं? क्षोभ मंडल को किन गुणों के कारण? क्योंकि यहाँ पर 75% जो गैस है इसी मंडल में पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर इसकी जो ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर है। यहाँ गैसों का घनत्व अधिक है और वायुमंडल की 75% गैस भी इसी मंडल में पाई जाती है। इन्हों गुणों के कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, आप नोट कर सकते हो। इसके बाद है इसी मंडल की जो ऊपरी सीमा है, इसी मंडल की ऊपरी सीमा जो लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ी 1.5 किलोमीटर चौड़ी है, जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं। जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं। और इससे पूछा जा सकता है जो वायुमंडल की ऊपरी जो सीमा है, ऊपरी परत है जो क्षोभ मंडल की, उसे क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। इसी मंडल की ऊपरी सीमा जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा जो लगभग 1.5 मीटर चौड़ी है, उसे क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। इसकी ऊंचाई में भी अक्षांशीय अवस्थिति के साथ ऋतुवत परिवर्तन भी देखने को मिलता है। आपका क्षोभमंडल का प्रश्न इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, कोई भी जाने की संभावना नहीं है। इसी मंडल की ऊपरी सीमा जो लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ी है और क्षोभ सीमा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। इसकी ऊंचाई में भी अक्षांशीय अवस्थिति के साथ साथ ऋतुवत परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। किसमें ऋतुवत परिवर्तन देखने को मिलते हैं? क्षोभ सीमा के अंदर। इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। इसके बाद देखते हैं हम समताप मंडल को। समताप मंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। क्षोभ मंडल सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से समताप मंडल है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पढ़ते हैं हम समताप मंडल को। समताप मंडल जहां से प्रश्न हर बार पूछे जाने की संभावना रहती है। समताप मंडल का विस्तार क्षोभ सीमा के ऊपर वायुमंडल में 50 किलोमीटर की ऊंचाई
तक पाया जाता है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान स्थिर रहता है, तापमान स्थिर रहता है। इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, समताप मंडल का विस्तार क्षोभ सीमा के ऊपरी वायुमंडल की 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल का विस्तार कहां तक पाया जाता है? 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। क्षोभ सीमा के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान स्थिर रहता है। किस मंडल के अंदर तापमान जो स्थिर रहता है वो समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर इसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि तभी इसमें तापमान स्थिर रहने के कारण ही इसके अंदर जो यान होते हैं, जेट वायुयान होते हैं, जहाज होते हैं, वो उड़ाए जाते हैं। इसी के कारण इसमें तापमान स्थिर रहने के कारण इसमें वायुयान, जहाज उड़ाए जाते हैं और इसमें ओजोन परत पाई जाती है। देखिए, इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। और जहां पराबैंगनी किरणों का अवशोषण है। जो सूर्य की से जो खतरनाक किरणें होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे हमें कौन बचाती है? ओजोन परत बचाती है। ओजोन परत इनका अवशोषण करती है। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करती है? ओजोन परत। ओजोन परत किससे बचाव करती है? पराबैंगनी किरणों से, जो हमारे लिए खतरनाक है। और इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। आप नोट कर सकते हैं। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें ओजोन जो समताप मंडल में है, इसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने लगता है, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है और ओजोन पर 15 से 75 किलोमीटर की ऊंचाई पर 15 से 75 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ओजोन परत है, ओजोन परत तापमान बढ़ने से ओजोन परत 15 से 75 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन परत 15 से 75 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है और इसी मंडल पर पाई जाती है। इसी मंडल के निचले भाग में, इसी मंडल के निचले भाग में जेटयान यानी कि जहाज, जेटयान चलते हैं। जेटयान किस में चलते हैं? समताप मंडल में चलते हैं।
ऊंचाई के साथ साथ तापमान किसमें बढ़ने लग जाता है? समताप मंडल में। ओजोन परत 15 से 75 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, इसी समताप मंडल में, और इसी मंडल के निचले भाग में जेटयान चलते हैं। आपको बताया भी गया है कि जहाज भी पूछा जा सकता है, वायुयान भी पूछा जा सकता है, और मौसमी जो घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल के अंदर होती है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना, इससे बाहर प्रश्न पूछे जाने की कोई भी संभावना नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 देखते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल, इससे संबंधित पहला ही प्रश्न जो सबसे आसान पूछा जा सकता है, वायुमंडल की निचली परत कौन सी है? मध्य मंडल, क्योंकि 2 परत इससे अलग है, 2 इससे पहले है। और सबसे पहले क्षोभ मंडल है, दूसरी समताप मंडल है, फिर ये तीसरी हम पढ़ेंगे मध्य मंडल को। मध्य मंडल में क्या है? इसका विस्तार 50 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की ऊंचाई क्षेत्र में है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई क्षेत्र में है, यह ठंडा प्रदेश है, यह ठंडा प्रदेश है। इस प्रदेश में गर्म हवाएं समाप्त हो जाती हैं। इस प्रदेश में गर्म हवाएं समाप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है मध्य मंडल सबसे बीच की परत है, मध्य मतलब बीच में होता है। इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर के बीच के ऊंचाई के क्षेत्र में, यह ठंडा प्रदेश है, और इसी प्रदेश में गर्म हवाएं समाप्त हो जाती हैं। किसके अंदर गर्म हवाएं समाप्त हो जाती हैं? मध्य मंडल के। और सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? मध्य मंडल। उसके बाद है नंबर 3 की, नंबर 4 है आयन मंडल। आयन मंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयन मंडल, इससे संबंधित प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि यह तापमान ऊंचाई के साथ लगातार बढ़ता है, ऊंचाई के साथ लगातार बढ़ता है। आयन मंडल में क्या होता है? ऊंचाई के साथ तापमान लगातार बढ़ता है, और यहाँ विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? आयन मंडल में। आयन मंडल में क्या होता है? ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, यह विद्युत एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं, और यहाँ गैसों के कणों के बीच की दूरी, यहां लिख देते हैं भाई, यहाँ गैसों के कणों की बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। गैसों के कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होती है? आयन मंडल के अंदर होती है, अतः बहुत कम घर्षण वाला क्षेत्र है यह बहुत कम घर्षण वाला क्षेत्र है। बहुत कम घर्षण वाला क्षेत्र कौन सा है? ये हम आयन मंडल के अंदर पढ़ रहे हैं। बहुत कम घर्षण वाला क्षेत्र कौन सा है? आयन मंडल है। और इसलिए
इसलिए उपग्रह इसी ऊंचाई की कक्षा में छोड़े जाते हैं। इसी ऊंचाई की कक्षा में छोड़े जाते हैं उपग्रह कहाँ छोड़े जाते हैं? आयनमंडल में। क्यों छोड़े जाते हैं? क्योंकि यहाँ गैसों के कणों के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत अधिक होती है, बहुत दूर होती है। यहाँ पर घर्षण होता है जो बहुत कम होता है। क्यों घर्षण कम होता है? क्योंकि यहाँ पर जो कण है वो दूर होते हैं, और इसीलिए यहाँ पर उपग्रह इसी ऊंचाई की कक्षा में छोड़े जाते हैं। उपग्रह किस में छोड़े जाते हैं? आयनमंडल के अंदर छोड़े जाते हैं भाई। इस तरीके से आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा भाई। उसके बाद है नंबर 5। ये बिल्कुल आसान है, इससे कोई प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं लगती। अगर पूछा भी जाएगा तो ये 5वीं पर पूछा जा सकता है। बहिर्मंडल होती है, बरहीमंडल या बहिर्मंडल, और इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज पूछी जाती है, यह अंधेरी पेटी है। यह अंधेरी पेटी है। अंधेरी पेटी है। आपने देखा, हमने वायुमंडल संगठन एवं संरचना के बारे में पढ़ा, और जितना भी पढ़ा इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को हर एग्जाम में जरूर मिलेंगे। जहां पर भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे प्रश्न बाहर जाने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। और आप इसी तरीके से इस वीडियो को अच्छे से देखना, और जो भी हमने कंटेंट उठाया है कम इनटू द पॉइंट, कोई समय व्यर्थ नहीं है। आप इसको अच्छे से देखिए, और आप इसे नोट भी कर सकते हो, जैसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, क्योंकि नियमानुसार लगातार कंटेंट को करवाया गया है, और कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल जरूर से जरूर यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए, अगर आप हमारी वीडियो इसी तरीके से देखना चाहते हो, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। और इसी तरीके से अगर आप हमारी वीडियो को देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।